पर्यावरण के सामान्य चक्र में आ रहे बदलावों की अनदेखी या फिर उसमें जाने अनजाने बाधा पहुंचाने का नतीजा क्या हो सकता है, अब यह सामने आने लगा है। हालांकि पिछले 2-3 दशकों से लगातार इस मसले पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में गहरी चिंता जताई जाती रही है और जलवायु में होने वाली उथल-पुथल के व्यापक परिणामों को लेकर चेतावनियां भी जारी हुई है। विडंबना यह है कि लगभग सारी तस्वीर साफ होने के बावजूद शायद ही दुनिया भर में तापमान में वृद्धि रोकने को लेकर गंभीरता दिखाई देती है। नतीजतन अब तक होने वाले अध्ययनों में जो आशंकाएं जताई जाती रही वे अब प्रत्यक्ष खतरे के रूप में सामने आने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की हाल ही प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 सालों तक जलवायु परिवर्तन का असर विभिन्न देशों के सकल घरेलू उत्पाद पर भी साफ तौर पर दिखने लगेगा। इसका कारण यह होगा कि मौसम में गर्मी बढ़ेगी और उमस से पैदा होने वाली शारीरिक मानसिक शिथिलता के चलते लोगों की कार्यक्षमता में कमी आने के साथ साथ उनके काम करने के घंटों में तेज़ी से कमी आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में जलवायु परिवर्तन के संभावित खतरों की जद में शामिल 105 देशों के प्राकृतिक एवं मानव संसाधन को प्रत्यक्ष जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। यह एक सामान्य सी तस्वीर है जिसे महज आशंका मानकर दरकिनार करना एक बड़े खतरे को न्योता देने की तरह होगा। पिछले कई सालों से दुनिया भर में मौसम में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। विश्व के किसी हिस्से में अपेक्षा से ज़्यादा तापमान दर्ज किया जाता है तो कहीं गर्मी के मौसम की अवधि लंबी हो रही है। पिघलते हिमनद अब यथार्थ हैं और एक बड़े खतरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसकी वजह से समुद्र के जल स्तर में होने वाली मामूली बढ़ोतरी के नतीजे में पृथ्वी का क्या स्वरूप हो जा सकता है, इसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। इन सब का असर मानव समाज पर किस तरह पड़ रहा है यह भी किसी से छिपा नहीं है। सवाल है कि प्रत्यक्ष जोखिम से बचने या उससे लड़ने के मामले में ही जब कोई ठोस पहलकदमी नहीं हो पा रही है तो परोक्ष और दीर्घकालिक खतरों से कैसे निपटा जाएगा। लोगों की घटती कार्यक्षमता के कारण उनके काम की अवधि में कमी आने से व्यक्ति परिवार के सामने जो आर्थिक चुनौतियां पैदा होंगी, श्रम उत्पादकता के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद तक में जो कमी आएगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। खास तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही नाजुक हालत से गुजर रही है। ऐसे में अगर रिपोर्ट में जताई गई आशंका के मुताबिक श्रमिकों के काम के घंटों में 20%
तक की कमी आने से भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में 2.5% से 4.5% तक की गिरावट आई। तो क्या हम भावी आर्थिक चुनौतियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं? बढ़ते वैश्विक तापमान के संदर्भ में लगभग हर मौके पर कार्बन डाइऑक्साइड के बेलगाम उत्सर्जन पर रोक लगाने को लेकर जताई जाने वाली चिंता के बरअक्स हकीकत यह है कि इस समस्या की जटिलता में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया के विकसित देश कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, लेकिन जैसे ही इसे जलवायु तापमान के सबसे गंभीर कारक के रूप में पेश किया जाता है, आरोप तीसरी दुनिया या विकासशील देशों पर थोपकर उन्हें ही इस पर लगाम लगाने की सलाह दी जाती है। क्या इसी तरह जिम्मेदारियों के टालमटोल से इस गंभीर को व्यापक समस्या का हल निकाला जा सकेगा? अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर असम में लंबे समय से चले आ रहे हिंसात्मक आंदोलन ने अब शांति का रास्ता अपनाया है। बोडोलैंड आंदोलन चलने वाले संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) ने सोमवार को केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते की जो पहल की है वह स्वागत योग्य है। हालांकि इस तरह का शांति समझौता हो पाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने उग्रवादियों से बातचीत की पहल करते हुए जो सकारात्मक रुख दिखाया, उसी का नतीजा है कि NDFB जैसे खूंखार संगठन ने भी शांति और बातचीत के विकल्प को तवज्जो दी है। हालांकि उग्रवाद को लेकर सरकार के कड़े रुख से भी उग्रवादी संगठनों को यह कड़ा संदेश तो गया ही है कि अब और ज़्यादा हिंसा के रास्ते पर नहीं चला जा सकता और सरकार भी झुकने वाली नहीं है। इसलिए अगर उग्रवादी गुट हथियार डालकर कोई सकारात्मक कदम उठाते हैं तो यह प्रशंसनीय है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में दिल्ली में असम और मुख्यमंत्री और NDFB के विभिन्न धड़ों के बीच हुए इस त्रिपक्षीय समझौते को असम में अमन की दिशा में सरकार की बड़ी कामयाबी भी माना जा रहा है। असम में अलग बोडोलैंड राज्य की मांग पिछले 4 दशक से चल रही है और ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन AWSU, यूनाइटेड बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन इस आंदोलन के अगुवा रहे हैं, लेकिन पिछले 4 दशक से असम जिस तरह की राजनीति से रूबरू होता रहा है, उसमें उग्रवादी गुटों को पनपने के मौके मिलते गए और सरकारों ने ऐसे मुद्दों को बातचीत से हल करने के बजाय सख्ती से कुचलने की रणनीति पर ज़्यादा जोर दिया। उसी का नतीजा रहा कि आज तक पूर्वोत्तर में अलग राज्यों की मांग को लेकर उग्रवादी गुट सक्रिय हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक बोडो उग्रवादियों की हिंसा में पिछले 4 दशक में 4000 से
ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। जब राज्य में इनकी ज़मीन पर दूसरे समुदायों का अनाधिकृत प्रवेश बढ़ने लगा और बोडो लोगों की ज़मीन और संसाधनों पर आँच आने लगी तो असंतोष पनपना स्वाभाविक था। समस्या तब और गंभीर होती गई जब आंदोलन का नेतृत्व भी कई धड़ों में बंटता चला गया और फिर अलग अलग गुटों ने हथियार उठाने को अंतिम विकल्प समझ लिया। ऐसे में सरकार किससे बात करे या कौन सा धड़ा सरकार से बात करे, यह अड़चन बनी रही। एक दो धड़े साथ होते हैं तो तीसरा उनके विरोध में आ जाता है और समस्या सुलझने के बजाय उलझती चली जाती है। यही बोडोलैंड आंदोलन के साथ भी हुआ। फिलहाल केंद्र, राज्य और एनडीएफबी के बीच जो समझौता हुआ उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब एनडीएफबी ने बोडोलैंड की मांग छोड़ दी है। एनडीएफबी के 1,500 से ज़्यादा उग्रवादी 30 जनवरी को हथियार डाल देंगे, पर केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती ये है कि वह बोडो क्षेत्रों में विकास के काम तत्काल शुरू करें। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बीटीसी को और अधिकार दिए जाएं। मूल बात विकास की है। अगर विकास बोडो इलाकों के आर्थिक विकास और राजनीतिक मसलों पर ध्यान दें, नौजवानों को रोजगार मिले, तो कोई कारण नहीं कि बोडो समुदाय हथियार उठाने को मजबूर हों। यह समझौता शांति की दिशा में बड़ी पहल है, इसलिए हर पक्ष को अमल भी ईमानदारी से करना होगा।